नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया है। उन्होंने एक बार फिर इस जंग में जीत का दावा किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अभी काम पूरा होने में 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं, जिसके बाद ट्रंप के दावे ही सवालों से घिर गए हैं। ट्रंप ने आने वाले हफ्तों में ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले की धमकी दी है, लेकिन ईरान ने भी इन धमकियों का जवाब अपनी मिसाइलों और ड्रोन से दिया है। उसने इजराइल से लेकर खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों तक सभी पर ताबड़तोड़ हमले किए और साथ ही यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका के सरेंडर तक खत्म नहीं होगी जंग। मौजूदा हालात में इस क्षेत्र में हमले और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। चीन ने पाकिस्तान को दी लास्ट वार्निंग, कहा सुधर जाओ वरना पैसा बंद। ईरान और अफगानिस्तान जंग को लेकर चेताया। रूसी सेना ने यूक्रेन के एक और बड़े हिस्से को किया फतह। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हथियारों की सप्लाई रोकने की दी धमकी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की बढ़ी मुश्किलें। बांग्लादेश में वापसी की तैयारी में पूर्व पीएम शेख हसीना, आईसीटी के फैसले को दी चुनौती, फांसी की सजा को बताया गैर कानूनी। और चलते चलते में देखेंगे 30 साल में आएगी महासुनामी, यूनेस्को ने दी वार्निंग। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मिडिल ईस्ट जंग में खुलकर ईरान का समर्थन करने वाले स्पेन पर आई मुसीबत, अमेरिका ने शुरू की एक्शन की तैयारी। इच्छा मृत्यु से जुड़े एक मामले में शुरू की जांच। ग्लोबल सॉफ्ट पावर रैंकिंग में अमेरिका और चीन के बीच कड़ी टक्कर। जापान, यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा, इटली और यूएई ने बनाई टॉप 10 में जगह। भारत की रैंकिंग फिसली। भारत में रॉ चीफ से मिलने के बाद पाकिस्तान जा रहे बांग्लादेश के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल चौधरी पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ के साथ करेंगे बैठक। वेनेजुएला को लेकर अमेरिका का यू टर्न, अंतरिम राष्ट्रपति रोड्रिगेज पर लगे प्रतिबंध हटाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साथ मिलकर काम करने का किया दावा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग को लेकर देश को संबोधित किया है। वैसे उम्मीद तो यही की जा रही थी कि इस दौरान वो कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन उनके भाषण में कुछ भी नया नहीं मिला। इस बार भी उन्होंने ईरान जंग में अमेरिका की जीत का ही दावा किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ट्रंप के दावों पर किसी को भरोसा होता नहीं दिखाई दे रहा। 34 दिनों से जारी इस भीषण युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आज रात मैं ये कहते हुए खुश हूं कि हमारे ये मुख्य रणनीतिक लक्ष्य अब लगभग पूरे हो चुके हैं। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना तबाह हो चुकी है और उनके ज्यादातर नेता अब मारे जा चुके हैं। ईरान में मिशन खत्म करने के करीब है। हालांकि ये काम पूरा होने में 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं। अगले 2-3 हफ्तों में ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को जल्द हासिल कर लेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने अपने पुराने बयानों को दोहराते हुए कहा कि हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ट्रंप के इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अब जब अहम उद्देश्य हासिल हो चुके हैं तो यह साफ नहीं है कि और क्या हासिल करना बाकी है या अंतिम लक्ष्य कैसा दिखेगा। हम तनाव कम होते देखना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध के आर्थिक प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए जो बाकी दुनिया पर पड़ रहा है। अल्बानीज के बयान से साफ है कि जिस तरह इस जंग में हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगी रोक से दुनिया भर में तेल संकट खड़ा हो गया है, उसे लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए 35 देशों के साथ वर्चुअल बैठक भी बुलाई है, लेकिन ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपना पल्ला ही झाड़ लिया। ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए अपने नेटो सहयोगियों से मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही उन पर भड़के हुए हैं और अब उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि सहयोगी देशों ने ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने की जिम्मेदारी अब उन्हीं देशों को लेनी चाहिए। अमेरिका अपनी तेल जरूरतों के लिए इस रास्ते पर निर्भर नहीं है, इसलिए वो इसे खोलने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के लिए ये जलमार्ग खुलवाना मुमकिन ही नहीं है और इसलिए उन्होंने इस रास्ते से व्यापार करने वाले देशों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया है। हालांकि उन्होंने ईरान को धमकी देते हुए आगे ये भी कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में हम उन्हें स्टोन एज में वापस ले जाएंगे। अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकता है। यानी ट्रंप अब भी ईरान को झुकाने की ही कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन ईरान पर इसका असर पड़ता नजर नहीं आ रहा, बल्कि ट्रंप की धमकियां उनके लिए ही परेशानी का सबब बनती जा रही हैं।
अमेरिकी जनता में ईरान को लेकर उनके रुख के खिलाफ पहले से ही नाराजगी देखी जा रही है और अब अमेरिकी मुस्लिम समूह काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी CAIR ने ईरान के प्रति ट्रंप की अमानवीय धमकियों की कड़ी निंदा की है। वहीं ईरान इन धमकियों का जवाब अपने हथियारों से दे रहा है। ट्रंप के संबोधन के बाद ईरान ने इजरायल पर और ज्यादा मिसाइलें दागी। इजरायली सेना IDF ने बताया कि ईरान ने उत्तरी इजरायल पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिससे पूरे इलाके में सायरन बजने लगे। UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब में भी सायरनों की गूंज सुनाई दी। ईरान के खातम अल अनबिया सैन्य कमान हेडक्वार्टर ने कहा कि हमारी सैन्य शक्ति और उपकरणों के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है। आप हमारी विशाल और रणनीतिक क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं जानते। ये उम्मीद न करें कि आपने हमारे रणनीतिक मिसाइल उत्पादन केंद्रों, लंबी दूरी के आक्रामक और सटीक ड्रोन, आधुनिक वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और विशेष उपकरणों को तबाह कर दिया है। हमारा रणनीतिक सैन्य उत्पादन उन जगहों पर होता है जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है और आप कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अब तक जिन केंद्रों को निशाना बनाया गया है वे नगण्य है। आगे और भी ज्यादा दमनकारी, व्यापक और विनाशकारी कार्रवाइयां होंगी। आपके स्थायी, निर्णायक और अंतिम आत्मसमर्पण तक ये युद्ध जारी रहेगा। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा और तब तक जंग लड़ेगा जब तक उसकी शर्तों के तहत स्थायी युद्ध विराम नहीं किया जाता। इन हालात में यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जंग और खतरनाक होने वाली है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान को चीन से मिली चेतावनी की। तो आप जानते हैं कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। पाकिस्तान में उसकी तरफ से कई प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया है, उसे हथियारों की सप्लाई भी की जाती रही है। लेकिन अब दोनों के संबंधों में खटास देखी जा रही है। आलम यह है कि अब चीन की तरफ से पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग दे दी गई है। दरअसल जिस तरह पाकिस्तान पहले से ही अफगानिस्तान के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है और उसके बाद ईरान जंग में भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की बात कही जा रही है, उसे लेकर चीन ने पाकिस्तान को चेताया है, क्योंकि इन सब का असर पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट्स पर पड़ रहा है। अफगानिस्तान के लड़ाके चीनी प्रोजेक्ट्स को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान में जो आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, सरकार के खिलाफ यहां की जनता की तरफ से जारी अभियानों में भी चीन के निवेश को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में चीन ने पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और हाल ही में पाकिस्तान के सेना चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक भी हुई, जिसमें मामला काफी तनावपूर्ण दिखाई दिया। और अब चीन ने इन सभी मुद्दों पर पाकिस्तान को साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ग्वादर पोर्ट और CPEC प्रोजेक्ट्स में और देरी हुई तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर ग्वादर आज पूरी तरह सक्रिय होता तो दोनों देश अब तक अरबों का मुनाफा कमा चुके होते। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा यानी ईरान बॉर्डर पर बढ़ती अस्थिरता ग्वादर पोर्ट के काम को अटका सकती है और अगर ईरान के साथ तनाव बढ़ता है तो ग्वादर एक ट्रेड सेंटर के रूप में फेल हो जाएगा। सुरक्षा कारणों से ग्वादर में चीनी प्रोजेक्ट्स फरवरी 2026 से ही बंद पड़े हैं। जब तक मौजूदा प्रोजेक्ट सुरक्षित नहीं होंगे, नया निवेश यानी CPEC 2.0 नहीं आएगा। ईरान सीमा पर बढ़ती अस्थिरता और चीनी नागरिकों की सुरक्षा में चूक अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी इंजीनियर्स के लिए फुल प्रूफ सुरक्षा बिना किसी शर्त होनी चाहिए। अब जानते हैं कि ईरान जंग में पाकिस्तान मध्यस्थता के दावे कर रहा है और इसमें उसे चीन की मदद भी मिल रही है, लेकिन चीन ने यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर उसने चीनी प्रोजेक्ट्स और उसके नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया तो उसे चीन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा और जो धमकी चीन ने दी है उससे साफ है कि वो पाकिस्तान में अपने निवेश रोक देगा, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पहले से ही इस्लामाबाद आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन उसके सामने इस वक्त अगर सबसे बड़ी चुनौती कुछ है तो वो अमेरिका और चीन के बीच समन्वय बैठाना है, क्योंकि पाकिस्तान की अमेरिका परस्ती को लेकर चीन ने पहले ही नाराजगी जाहिर की है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इसे लेकर क्या कदम उठाता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो ईरान से छिड़ी जंग के बीच यूक्रेन इस जंग में अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जिससे यूक्रेन कमजोर पड़ता जा रहा है और अब रूस ने यूक्रेन की परेशानी और बढ़ा दी। रूस ने यूक्रेन को बड़ा झटका दे दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2026 को ऐलान किया है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है।
वेस्ट सैन्य समूह की इकाइयों ने इस क्षेत्र की मुक्ति का काम पूरा कर लिया है, जिसे मॉस्को लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक कहता है। बता दें कि रूसी सेना की बढ़त सिर्फ लुहांस्क तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में वर्खन्या पायसारिवका गांव और दक्षिण पूर्वी जापोरिजिया क्षेत्र के बैकोव गांव पर भी कब्जा कर लिया है। और यह दावा रक्षा मंत्रालय ने ही किया है। हालांकि अभी तक यूक्रेन की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को जंग के हॉटफेस को खत्म करने के लिए दनबास क्षेत्र से अपनी सेना वापस लेने का मुश्किल फैसला कल ही ले लेना चाहिए था। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस ने अमेरिका को एक अल्टीमेटम दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर यूक्रेनी सेना 2 महीने के अंदर दनबास से पीछे नहीं हटती है तो शांति समझौते की शर्तें और कड़ी कर दी जाएंगी। जेलेंस्की ने कूटनीतिक समाधान की इच्छा जताई है, लेकिन वे सिर्फ मौजूदा फ्रंटलाइंस पर ही सीज फायर के लिए तैयार हैं। यूक्रेन ने ईस्टर के मौके पर सीज फायर का प्रस्ताव दिया था, लेकिन रूस ने इसके जवाब में रात भर 339 ड्रोन से हमला किया। इस जंग की आग अब यूक्रेन की सीमाओं से बाहर भी फैलने लगी है, यानी इस पूरी जंग का असर और भी कई देशों पर पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद खबर यह आ रही है कि जेलेंस्की अब जंग को लेकर बातचीत के लिए अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ वीडियो कॉल करने वाले हैं। लेकिन क्या इसके बाद यूक्रेन की मुश्किलें कम हो पाएंगी? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ी धमकी दी है, जिससे यूक्रेन की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए साथ न आने वाले यूरोपीय सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए एक बड़ा दांव चला है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर यूरोपीय देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली हथियारों की सप्लाई रोक देगा। लेकिन क्या ट्रंप का यह दांव काम कर पाएगा? और अगर वाकई में ट्रंप यूक्रेन को दी जाने वाली हथियारों की सप्लाई रोक देते हैं तो यूक्रेन इस जंग में अलग थलग पड़ सकता है और इस बात का फायदा रूस को मिल सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में जब से सत्ता बदली है तब से देश में बड़े बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं। चर्चा तो इस बात की भी है कि अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी भी हो सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शेख हसीना ने बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने औपचारिक अपील दायर कर बड़ी मांग भी की है। दरअसल शेख हसीना को पिछले साल जुलाई विद्रोह को दबाने से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराध के एक मामले में दोषी ठहराया गया, जिसके बाद उन्हें फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब शेख हसीना ने अपील दायर की है। उसमें उन्होंने अपने खिलाफ चलाए गए ट्रायल और सुनाई गई सजा को गैर कानूनी, पक्षपातपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। शेख हसीना ने ट्रिब्यूनल के फैसले को तुरंत रद्द करने और इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि शेख हसीना को आईसीटी के जरिए सुनाई गई सजा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हसीना की तरफ से उनके वकीलों ने 30 मार्च 2026 को ट्रिब्यूनल को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने पूरे ट्रायल को गैर कानूनी, पक्षपातपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। इस खत में दावा किया गया है कि शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा उनकी गैर मौजूदगी में चलाया गया, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक सिर्फ असाधारण हालात में ही मुमकिन है। उन्हें ना तो आरोपों की सही जानकारी दी गई और ना ही अपनी सफाई पेश करने का मौका मिला, जो निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। इस खत में आगे कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के जजों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर की गई और उनमें से कुछ के विपक्षी दलों से संबंध भी है। यहां तक कि एक जज के जरिए ट्रायल के दौरान ऐसे बयान दिए जाने का भी आरोप है, जिससे यह संकेत मिलता है कि फैसला तो पहले से ही तय था। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन पर भी पक्षपात का आरोप लगाया गया है। मुख्य अभियोजक पर विपक्षी राजनीति से जुड़े होने और अवामी लीग के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप है। और इतना ही नहीं, ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप भी सामने आए हैं, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस ट्रायल पर चिंता जताई है। इनका कहना है कि बिना निष्पक्ष सुनवाई के दी गई सजा समरी एग्जीक्यूशन यानी बिना रक्षा का मौका दिए गए मार देने के बराबर हो सकती है। अब अगर उनकी सजा रद्द कर दी जाती है तो साफ है कि इसके बाद शेख हसीना अपने देश वापसी भी कर सकती हैं, जो बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव भी ला सकता है। और अब चलते चलते में बात करेंगे कई शहरों को डुबाने वाली लहर की। तो आपने सुनामी के बारे में तो सुना होगा ही, वही विशाल लहरें जो पल भर में सब कुछ तबाह कर देती है। अब तक हम सोचते थे कि यह खतरा सिर्फ बड़े महासागरों में है, लेकिन यूनेस्को ने एक ऐसी खबर दी है जिसने यूरोप और उसके आसपास के देशों की नींद उड़ा दी है।
दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 30 सालों के अंदर भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सागर में एक भयानक सुनामी आने की 100% संभावना है। अब आप सोचेंगे कि 30 साल तो बहुत दूर है, पर हकीकत में यह खतरा अभी से दस्तक दे रहा है। और हैरानी की बात यह है कि यूनेस्को सिर्फ 1 मीटर ऊंची लहर वाली सुनामी की बात कर रहा है। सुनने में 1 मीटर छोटा लग सकता है, लेकिन सुनामी की 1 मीटर की लहर का मतलब है पानी की एक पूरी दीवार। यह आम लहर की तरह आती जाती नहीं है, बल्कि मीलों तक जमीन के अंदर घुसकर सब कुछ बहा ले जाती है। यूनेस्को ने इसे लेकर जिन देशों को चेतावनी दी है, उसमें दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत और मशहूर शहर भी शामिल हैं। इस लिस्ट में मार्सिले, जो फ्रांस का एक जाना माना शहर है, तुर्की का इस्तांबुल, मिस्र का अलेक्जेंड्रिया और इजराइल का हाइफा शहर भी शामिल है। आप तो जानते ही हैं कि प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है। वहां सुनामी आने पर लोगों को भागने के लिए घंटों मिल जाते हैं, लेकिन भूमध्य सागर छोटा और संकरा है। अगर यहां लहर उठी तो लोगों के पास जान बचाने के लिए सिर्फ 20 से 30 मिनट का समय होगा। अब सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? दरअसल यूनेस्को का कहना है कि हम इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन तैयारी करके जान माल का नुकसान होने से बचा सकते हैं। और इसीलिए वैज्ञानिक अब तटीय इलाकों में रहने वालों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और समुद्र में ऐसे खास सेंसर लगा रहे हैं जो लहरों की आहट को तुरंत पकड़ ले। यानी समंदर शांत दिख रहा है, पर उसके नीचे हलचल जारी है। अब समय आ गया है कि दुनिया इस खतरे के आने से पहले ही कमर कस ले। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।